बायोस्फीयर के सब सिस्टम देखे थे, लिख लिए थे मतलब, है ना। और बायोस्फीयर के तीन मैंने सब सिस्टम बताए, मतलब दो दो के। एक स्थल मंडल के तीन सब सिस्टम बताए, यानी लिथोस्फीयर या टेरेस्ट्रियल बायोम। हाँ, लिथोस्फीयर बायोम के कह सकते हैं। और तीन मैंने हाइड्रोस्फीयर बायोम के आपको सिस्टम बताए थे, सब सिस्टम। देखो, इन तीनों सिस्टम में ही, मतलब ऊपर के दोनों सिस्टम में, चाहे वो लिथोस्फीयर का बायोम हो और चाहे वो हाइड्रोस्फीयर का बायोम हो, इनमें, इन तीनों सिस्टम्स में, जैसे प्लांट, एनिमल और तीसरा पोषक तत्व है, वहां पर पानी में पोषक तत्व आ जाएगा, और मृदा में, सॉइल में, आ, मतलब वहां सॉइल आ जाएगी, है ना। थर्ड में मृदा तंत्र आ जाएगा, सॉइल सिस्टम। इनमें तीनों में रूपांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है, मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो चलती ही है। और ये मॉडिफिकेशन करने में ऊर्जा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनर्जी। जैसे एग्जांपल, मान लो कोई पौधा था, पौधे ने सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, डेवलप किया, फाइनली पौधे की डेथ हो गई, और वो उसी सॉइल में मिल गया। अब जो कार्बन उसने एब्जॉर्ब की थी वो फिर से सॉइल में मिल गई, जो नाइट्रोजन उसने एब्जॉर्ब की थी वो फिर से सॉइल में मिल गई। इसलिए जो पोषक तत्व उसने सॉइल से लिए थे, फाइनली वो सॉइल में ही मिल गए। अब फिर से कोई और पौधा उगेगा तो उनको यूज करेगा। तो दैट इज नेचुरल मॉडिफिकेशन। जो ग्लूकोज था या जो सेलुलोज था वो कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गया, फिर से सॉइल में मिल गया। तो ये नेचुरल मॉडिफिकेशन है। ये नेचुरल मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। एक और इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो समुद्र में जीव जंतु हैं, अब प्लांट हैं ओशन में, उन्होंने वहीं से नाइट्रोजन और फास्फोरस और वो सब पानी में मिला हुआ होता है ओशन के, वहां से लिया, अपनी ग्रोथ की। बाद में उनकी डेथ हो गई, वो पानी में ही मिल गया वापस। तो जो पोषण साइकिल है, ये पोषण चक्र है, ये चलता रहता है, सिंपल। परेशानी लेकिन कब आती है? जब फिजिकली, केमिकली या फिर बियोटिक लेवल पर इसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन हो जाए, तब ये प्रदूषण में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल मॉडिफिकेशन ना होकर जब एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन किसी तरीके का कर दिया जाए, और वो मॉडिफिकेशन इस बैलेंस को चेंज कर देता हो, तो उसको हम फिर पॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो पौधे नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसमें एक्सेस फर्टिलाइजर्स का यूज किया उनको ज्यादा तेजी से ग्रो करने के लिए, और सॉइल में फर्टिलाइजर्स इम्प्लांट कर दिए, जिससे सॉइल का जो एक स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हुई एक लेवल से ज्यादा। अब ये फिजिकल इंटरवेंशन है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, दैट इज नोन एज पोल्यूशन। ऐसे ही पानी में भी अगर किसी तरीके का चेंज आता है, तो इसको भी हम लोग पॉल्यूशन के रूप में देख सकते हैं, वाटर में भी। तो जब मॉडिफिकेशन एक्सटर्नल हो और एक लेवल से ज्यादा हो, तब उसे हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, एक बियोटिक मॉडिफिकेशन भी होता है। बियोटिक मॉडिफिकेशन क्या है? देखो, बियोटिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये भी पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। बियोटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम जब जीवीय कारकों को एक जगह पर ही ला के और उनको वहां ग्रो कराएं। एग्जाम्पल, हमने खेतों में, जैसे जब ह्यूमन ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, खेती करना उसने शुरू किया, तो उसने एक प्रकार की ही फसलों को उगाना शुरू किया। दैट इज बियोटिक मॉडिफिकेशन नेचर में। और इससे क्या होता है, जब एक प्रजाति ग्रो करती है तो दूसरी ग्रो नहीं कर पाती। हम लोग खेतों में जब किसी चीज को उगाते हैं,
तो वीड्स को उसमें से आउट कर देते हैं। केवल एक ही प्रजाति हम स्पेशीज जो फसल की है, क्रॉप की है, उसे जिसे उगाना चाहते हैं वही उगाते हैं। दैट इज एक्सटर्नल इंटरवेंशन। और ये कैसा इंटरवेंशन होगा? ये बियोटिक इंटरवेंशन होगा। एक और एग्जांपल, हम लोगों ने चीते हम लोग लेके आए अफ्रीका से, और हम लोगों ने कूनो में और मध्य प्रदेश के एक दो और नेशनल पार्क हैं जिनमें उन्हें लोकेट किया। दैट इज एक्सटर्नल इंटरवेंशन। इसको हम लोग बियोटिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन की स्थिति में होगा अगर एक लेवल से ज्यादा है तो। ठीक है, समझ में आया पॉल्यूशन किसे कह सकते हैं और किस तरीके से ये ऊपर के तीनों में हो सकता है, दोनों में हो सकता है? यस सर। बाकी लोग बताओ, बाकी सब लोग। चलो इस बात को लिख लो अब। ठीक है ना, यही पॉल्यूशन होता है। इसलिए पॉल्यूशन का मतलब केवल ये नहीं है कि आप जैसे समझते हो पॉल्यूशन का मतलब कि नहीं धुआं हो गया या बदबू हो रही है या कुछ और भी। दैट इज नॉट पॉल्यूशन, दैट इज द सिवियर काइंड ऑफ पॉल्यूशन। वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पॉल्यूशन का मतलब तो यही है कि केवल हम बाहरी हस्तक्षेप से अगर प्रकृति में किसी चीज का भी परिवर्तन कर रहे हैं, दैट वुड बी इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ पॉल्यूशन। दूसरा लिखना रासायनिक रूपांतरक, केमिकल मॉडिफायर। और तीसरा लिखना बायोलॉजिकल मॉडिफायर या जीवीय रूपांतरक। ठीक है, अब अगले पॉइंट में लिखना ये तीनों क्या क्या हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। देखो, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बांधे रखते हैं। इन फिजिकल फैक्टर्स में अगर किसी चीज तरीके का कोई चेंज होता है, जैसे मान लो किसी बायोस्फीयर में पानी बदल जाए, पानी बदल गया, पानी की कमी हो गई, या वायु चेंज हो गई, या उसकी सॉइल में कोई परिवर्तन आ गया, तो दैट इज नोन एज फिजिकल मॉडिफिकेशन। बारिश कम हुई लगातार किसी जगह पर, जैसे अभी देखने को मिलता है कि डेजर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, और उसका कारण ये है कि जो वर्षा का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। दैट इज फिजिकल मॉडिफिकेशन। लेकिन ये बाह्य कारकों की वजह से है। कभी कभी ये आंतरिक कारक नॉर्मली भी होते हैं इस तरीके के, लेकिन वो नेचुरल होते हैं, नेचर उनको फिर से ठीक कर लेती है। लेकिन जो एक्सटर्नल वजह से होते हैं, जैसे इस समय क्लाइमेट चेंज की वजह से है, उनको बदलना बड़ा मुश्किल है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और नासा ने स्टडी करके ये बताया कि जो थार डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे वेटेस्ट डेजर्ट है, सबसे ज्यादा नमी वाला डेजर्ट बन गया है। इसका मतलब रेगिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। तो दैट इज द चेंज इन कंपोजिशन ऑफ फिजिक ऑफ दैट पर्टिकुलर बायोस्फीयर। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल मॉडिफिकेशन कहेंगे। तो किसी भी तरीके से जल में, वायु के संगठन में, है ना, या और किसी कंपोजिशन में फिजिकल लेवल पर अगर कोई बदलाव आता है तो फिर इसे हम लोग फिजिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं। फिजिकल मॉडिफिकेशन क्लियर है? हेडिंग पे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ये थोड़ा बड़ा है। कंपोनेंट्स देखेंगे अब हम बायोस्फीयर के, कितने कंपोनेंट होते हैं। तो बायोस्फीयर के नॉर्मली दो ही कंपोनेंट हैं, एक बियोटिक कंपोनेंट और एक नॉन बियोटिक कंपोनेंट। बियोटिक में जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं, और नॉन बियोटिक में को तीन भागों में बांट लेते हैं: जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। इन इनको पढ़ेंगे सभी को ठीक से।
तो हेडिंग डाल लो जीव मंडल के संगठक, कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, इसमें पहले पॉइंट में लिखना, सामान्यतः जीव मंडल के दो प्रकार के संगठक होते हैं। सामान्यतः जीव मंडल के दो प्रकार के संगठक होते हैं। जनरली देयर वुड बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। पहला लिखना, अजैविक या भौतिक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक, फिजिकल और एबियोटिक कहते हैं। एबियोटिक कह लो, नॉन बियोटिक कह लो, एक ही बात होगी। एबियोटिक, ABIOTIC, एबियोटिक, और नॉन बियोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स, है ना। इसके आगे डैश करके लिखना, इन संगठकों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। These components can be divided into three parts. पहला इसमें लिखना, स्थल मंडलीय संगठक, स्थल मंडलीय संगठक, कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर, कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, इसको समझो। देखो, ज्योग्राफी ये कहती है, पहले एनवायरनमेंट ज्योग्राफी दोनों एक साथ थी। पहले एनवायरनमेंट कोई स्वतंत्र विषय नहीं था, कुछ ज्योग्राफी के साथ पढ़ाते थे, कुछ बॉटनी के साथ चलता था। ज्योग्राफी ये कहती है कि जो पृथ्वी है, इसमें जो अभी हाल की स्टडीज हैं, मॉडर्न स्टडीज, वो ये कहती हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ की, उसमें उसे तीन भागों में बांट सकते हैं। जो ऊपर का सबसे भाग है, इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी। ये लगभग 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की ऊपरी सतह है। फिर इसके नीचे एक और सतह है जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं, और वो लगभग 3000 किलोमीटर तक है। मतलब 100 से लेके और 3000 किलोमीटर नीचे तक है। ये कुछ ठोस है और कुछ सेमी सॉलिड है इस अवस्था में। और सबसे नीचे कोर है, जिसे अंतरतम कहते हैं। ये लिक्विड फेज में है, हालांकि पूरी लिक्विड नहीं है, इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलती है। तो जनरली लिथोस्फीयर को, अब लिथोस्फीयर इसमें से क्या है, तो अर्थ का वो भाग जो कि सॉलिड है, दैट इज लिथोस्फीयर। यानी ऊपरी सतह सारी, और इसके नीचे लगभग 2000 किलोमीटर तक का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। समझ में आया स्थल मंडल किसे कहते हैं? Yes, sir. जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है उन्हें याद आ गया होगा। क्लियर है? लिखो, चलो इसमें लिखना तो आप बाद में, है ना। फिलहाल आप इसमें एक तो ये पार्ट हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। दूसरा लिखो, अ, वायुमंडल, वायुमंडलीय संघटक, वायुमंडलीय संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फियर, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फियर। हम लोगों ने एटमॉस्फियर में ये पढ़ा था। देखो, पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल है, पृथ्वी की सतह से लेकर और ऊपर 1000 किलोमीटर ऊपर तक के एरिया को हम लोग वायुमंडल में मानते हैं। एटमॉस्फियर में काउंट गिनते हैं इसे, सतह से लेकर और ऊपर 1000 किलोमीटर तक। लेकिन
वायु 1000 किलोमीटर तक नहीं मिलती, बहुत थिन हो जाती है ऊपर, केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम के कुछ अणु मिलते हैं। नॉर्मली जो संघटक है सबसे ज्यादा वायु का, वो 400 किलोमीटर तक मिलता है। इसी को हम लोग आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो वायुमंडल को हम लोग 3-4 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं वायु के मिलने के हिसाब से, यानी एयर जितने लेवल पर मिलती चली जाती है उसी लेवल पर हम लोग उसे आगे डिवाइड करते जाते हैं। जैसे जो ये वायुमंडल है, ये गैसेस हैं, इनको पृथ्वी बांध के रखती है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल बांध के रखता है वायुमंडल को। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो ये वायु ना होती, पृथ्वी के आसपास उड़ जाती। इसका मतलब ये हुआ कि वायु सबसे ज्यादा सघन मिलेगी पृथ्वी की सतह के आसपास। इसीलिए पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा वायु दाब मिलता है, एयर प्रेशर मिलता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो कमी होती चली जाती है। तो जो पहला मंडल है जहां सबसे ज्यादा वायु का कंसंट्रेशन मिलता है, उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसका कारण यही है क्षोभ मंडल कहने का, क्योंकि यह मौसमी घटनाएं यहीं घटित होती हैं। क्यों? क्योंकि वायु का कंसंट्रेशन या जितने भी बदलाव हैं वो यहीं होते हैं। ये लगभग 12 किलोमीटर, नहीं नहीं, 18 किलोमीटर ऊपर की परत है। 18 से 20 किलोमीटर, यानी 0 से लेकर और 18 से 20 किलोमीटर। फिर इसके बाद समताप मंडल शुरू होता है, स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है। ये लगभग 20 से 50 किलोमीटर तक है। इसी मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन की परत पाई जाती है। समताप मंडल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती, सामान्यतः, और तापमान में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, लेकिन समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, ओजोन लेयर की वजह से। इसको मैं पढ़ा चुका हूं एनवायरमेंट, उस क्लाइमेट में। ज्योग्राफी में तो बहुत ज्यादा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, इसी तरीके से मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर उसके बाद आयतन मंडल, या उसे बहिर्मंडल भी कहते हैं, एग्जॉस्फियर। इस तरीके से वायुमंडल को हम 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब एनवायरमेंट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो केवल 3 मंडल ही हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और आयनोस्फियर। आयनोस्फियर तक, मतलब 4 मंडल इंपॉर्टेंट है आयनोस्फियर तक। इसलिए पर्यावरण में हम लोग जो वायुमंडल पढ़ते हैं उसमें इन चारों मंडलों को ही केवल देखा जाता है। समझ में आया? वायुमंडल क्या है, समझ में आया? एटमॉस्फियर। अब इस एटमॉस्फियर में वायु है, वायु का अपना कंपोनेंट्स है। इन कंपोनेंट में अगर किसी तरीके का बदलाव आता है, इसी को हम लोग पॉल्यूशन कहेंगे। तीसरा, हाइड्रोस्फियर, जलीय घटक। तो इसमें पूरी तरीके से पानी या समुद्र, समुद्र में पाए जाने वाले, समुद्र का कंसंट्रेशन है ना, उसकी गहराई, उसका भौतिक आधार, ये सब का अध्ययन हम लोग हाइड्रोस्फीयर में करते हैं।